हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर सर। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सूर्योदय वाटिका में। आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंस, ठीक ना। देखिए यहाँ पे टेंस का मतलब होता है समय, और समय यानी कि काल। तो आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे टेंस यानी कि टेंस किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए समय के साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता था, राम जाएगा। देखिए अभी हम आप लोग यहाँ पे लिखे हैं टेंस, तो समय के साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। समय के साथ क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिया क्या है भाई। तो जिससे किसी काम को करने या होने का पता चलता है वो आपकी क्रिया होती है, ठीक है। देखिए यहाँ की क्रिया में परिवर्तन है। यहाँ पे है कि राम जाता है, यानी कि राम जाता यानी कि जाने वाला जो काम है अभी है, अभी जारी है वर्तमान में। यहाँ पे है कि राम जाता था, यानी कि जो जाने वाला समय है वो बीत चुका है, ठीक है। जाता था यानी कि वो समय जो है वो बीत गया है। और राम जाएगा यानी कि राम ना अभी जा रहा है और ना गया था, लेकिन अभी जाने वाला है। तो वह यह कि समय के साथ क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा, समय के साथ क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता था और राम जाएगा। इसी तीनों पर आपका टेंस पूरा आधारित है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पे समझेंगे टेंस के निम्न लिखित तीन भेद होता है। टेंस के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, यानी कि टेंस के तीन भेद होता है, ठीक है। देखिए कौन कौन। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। देखिए यहां पे टेंस के कितने भेद होते हैं भाई। तो टेंस के तीन भेद होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। एक होता है पास्ट टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। देखिए चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका डिफिनेशन आपका होता है जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, सीता खाती है। मैं पढ़ता हूं, सीता खाती है। और देखिए यहां पे हम लिखे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान यानी कि अभी, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, उसे हम लोग
प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, यानी कभी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी जो आप लोग काम कर रहे हो, अभी वर्तमान में काम कर रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ता हूं यानी कभी मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं। सीता खाती है यानी कि सीता भी जो खाने वाला काम है अभी कर रही है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग पास्ट टेंस, अब हम लोग समझेंगे कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ता था, सीता खाती थी। देखिए यहां पे पास्ट टेंस, तो हम लोग पास्ट टेंस किसे कहते हैं भाई, तो जो समय बीत चुका है यानी कि वैसा समय जो बीत चुका है। ठीक है, तो जो समय बीत चुका है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ता था यानी कि जो राम है वह अभी नहीं पढ़ रहा है, वह राम पढ़ता था यानी कि जो समय है वह क्या हो गया, बीत चुका है। राम का पढ़ने का जो समय है वह बीत चुका है। सीता खाती थी, सीता खाती थी अभी नहीं खा रही है, खाती थी यानी कि जो उसका खाने वाला समय जो है वह बीत चुका है। तो जो समय बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो समय अभी आने वाला है, जो समय अभी आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ेगा, सीता खाएगी। अब देखिए अब हम क्या लिखे यहां पे फ्यूचर टेंस में कि जो समय अभी आने वाला है, जो समय अभी आने वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ेगा यानी कि राम ना अभी पढ़ रहा है और ना पढ़ रहा था, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें राम क्या करेगा, पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल, यानी कि राम भविष्य में क्या करेगा, पढ़ेगा। सीता खाएगी, सीता ना अभी खा रही है और ना खा रही थी, लेकिन जो आने वाला समय है उस समय में सीता क्या करेगी, खाएगी। ठीक है, तो जो समय अभी आने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात आप लोग समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रत्येक टेंस के चार भेद होता है। अभी आप लोग समझे प्रेजेंट टेंस, टेंस के तो तीन गो भेद हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आगे चलकर के जो ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, इस सबका चार गो भेद होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस के चार भेद। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस के चार भेद निम्न है। अभी हम आप लोग को बताएं कि जो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, ये तीनों के चार गो भेद होता है। तो अभी हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस के चार भेद निम्न है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के चार गो भेद होता है भाई। अब देखिए कौन कौन, पहला हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस के चार भेद होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसका हिंदी क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका हिंदी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका होता है अपूर्ण वर्तमान काल। आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी होता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो इसका आपका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी हो जाएगा समान वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है आप लोगों का पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने और बनाने का नियम, पहचानने और बनाने का नियम, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम, यानी कि जब तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, यदि लगा रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सीता गाती है, ठीक है। देखिए जब तक हम किसी टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक हम उससे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए लिखिए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि कोई भी वाक्य हो, अगर उस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है आदि लगा रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी हिंदी वाक्य हो उस क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं लगा रहता है तो उसे समझ जाना है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे देखिए राम पढ़ता है, इसमें भी ता है, सीता गाती है, इसमें भी ती है, तो जब ता है, ती है तो ये समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए इसको बनाने का नियम, ठीक है।
यहां पे लिख दीजिए बनाने का नियम, बनाने का नियम। ठीक है, देखिए बनाने का नियम जो होता है उसका होता है क्या, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बनाने से पहले हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या है भाई। तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं, तो जो किसी काम को करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। ठीक है, भर मतलब होता है क्रिया, तो जिससे किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया। इस टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका सब्जेक्ट और वर्ब, इसे समझना बहुत जरूरी है। जो अभी हम आप लोग को बताएं कि सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी काम को करने या होने का पता चलता है। ठीक है, देखिए इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा और उसमें एस और ईएस का प्रयोग होगा, एस और ईएस का प्रयोग होगा। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि एस और ईएस का प्रयोग कहां किया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे नोट बना लीजिए एक, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही सी नेम के साथ, सॉरी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही सी नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में ही सी या नेम रहता है, यानी कि थर्ड पर्सन के जब सिंगुलर नंबर ही सी नेम रहेगा तब वर्ब में एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जिसे एग्जांपल है आपका राम पढ़ता है, राम पढ़ता है तो राम की क्या हो जाएगा, राम का राम हो गया। पढ़ना, पढ़ना के मीनिंग होता है आपका रीड, पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड होता है। तो यहाँ पे पढ़ना का मीनिंग लिखेंगे, क्या ये मेरा सही है, नहीं सही है, क्योंकि अभी हम आप लोग को बताए कि ही सी और नेम रहेगा तो जो हमारा वर्ब रहेगा उसमें एस आई एस जोड़ देंगे। तो राम पढ़ता है तो राम तो एक नाम हो गया, पढ़ना रीड हो, इसमें क्या जोड़ देंगे, एस, राम रीड्स, राम पढ़ता है। अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाए कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं के क्या हो जाएगा, मैं क्या ही हो जाएगा। यहां पर भी पढ़ना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, रीड। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार यहां पे एस लगल है, इसमें रीड में एस क्यों नहीं लगा। तो देखिए बाबू समझने के लिए हम आप लोग बार बार यहाँ पे कोर्स में लिख चुके हैं कि जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी और नेम रहेगा तबे वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग करना है। अगर थर्ड पर्सन के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट रहता है तो उसमें एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए राम मैं पढ़ता हूं तो आई रीड। एक और एग्जांपल इसका समझिए, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के भी मीनिंग क्या हो जाएगा, वी, हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी, और पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड। इसमें भी एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अभी तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए, लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं रहता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा डू डज, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद हो जाएगा V1 और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब डू डज का प्रयोग हो जाता है, नॉट का प्रयोग जब होगा इसमें, तो वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इसमें भी थोड़ा सा आप लोग को नोट लिखवा दे रहे हैं तो इस पर आप लोग केयर करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन के
सिंगुलर नंबर ही सी नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट आई वी यू नेम्स दे देस दोज के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसको समझना बड़ी जरूरी है क्योंकि हम लोग डू डज का जब प्रयोग करना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां पे डू का प्रयोग करेंगे और कहां पे डज का प्रयोग करेंगे। देखिए इसीलिए आप लोगों को समझ में आने के लिए इसको हम लिखवा दिए और बहुत इजी है, केवल इसको थोड़ा सा माइनर केयर आप लोग कर लेंगे तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो लिखे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, यानी कि यही याद रखना है कि ही सी और नेम, अगर ही रहेगा सी रहेगा नेम रहेगा तो वहां पे डज का प्रयोग करेंगे और बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे देज दोज नेम्स उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। एक ही बात दिमाग में रखना है कि ही सी और नेम जो हो गया उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं तो मैं के क्या हो जाएगा आई, यहां तो देखिए नहीं, मैं के साथ नहीं है यहां पे तो इसमें क्या लगेगा डू, आई डू, नहीं है तो नॉट और पढ़ना के रीड, आई डू नॉट रीड। अगर यहां पे हो जाता है कि वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। अब देखिए जब यहां पे हो गया कि वह नहीं पढ़ता है तो वह के क्या हो जाएगा ही। अभी हम आप लोगों को लिखवा चुके हैं कि ही रहेगा सी रहेगा नेम रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम, डज का प्रयोग करेंगे। कहीं में किसका प्रयोग कर देंगे, डज, नहीं है तो नॉट और पढ़ना क्या हो जाएगा क्या, रीड, ही डज नॉट रीड। अब आप लोगों को कंफर्म हो गए होंगे आप लोग कि डज का प्रयोग कहां होगा और डू का प्रयोग कहां होगा। ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हम लोग समझेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि पहले आपका हो जाएगा डू डज, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा आपका V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहां पे क्वेश्चन चिन्ह। क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन चिन्ह आपका बहुत मायने रखता है। अगर आप ट्रांसलेशन बनाते समय अगर इंट्रोगेटिव जो आपका ट्रांसलेशन होता है उसमें यदि आप क्वेश्चन चिन्ह छोड़ देते हैं तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन चिन्ह पे ज्यादा आप लोग केयर करेंगे क्योंकि आप लोग करते क्या, ट्रांसलेशन तो सही बनाते हैं लेकिन वहां पे क्वेश्चन चिन्ह जो देना होता है उसको छोड़ देते हैं। तो बाबू इस तरह से आप लोग अगर गलती करते हो तो आप लोग की नंबर कट सकती है। ठीक है, अब देखिए तो इसका बनाने का नियम हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डू डज, सॉरी देखिए यहां पे मिस्टेक हुआ है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह। अगला में भी बताया, निगेटिव में भी आप लोग को बताएं कि अगर जब डू डज हो जाता है तो वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें भी वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है आपका, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। अब देखिए निगेटिव में मैं नहीं पढ़ता हूं तो सब्जेक्ट के बाद डू का प्रयोग आप लोग करते थे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो इसमें डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। डू डज का प्रयोग कहां हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। तो सब्जेक्ट यहां पे आपका मैं है तो मैं के पहले क्या है, तो यहां पे पहले क्या लिख देंगे, डू,
मैं क्या क्या हो जाएगा आई, और पढ़ना का मीनिंग हो जाएगा रीड। डू आई रीड। अगला एग्जांपल है, क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है। अब देखिए इसमें भी क्या है, शुरू में सब्जेक्ट मेरा वह है, क्या वह पढ़ती है, तो वह का सी होता है। तो अभी देखिए जहां पे सी रहेगा वहां पे किसका प्रयोग करेंगे हम, डज का। तो शुरू में जब क्या हो जाएगा तो हमारा डज आ जाएगा, शुरू में डज सी, और पढ़ना के मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड। डज सी रीड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, ठीक है। देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, तो पहले आपका हो जाएगा डू डज, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह। अभी देखिए इसके पहले हम आप लोग को निगेटिव अलग बताए हैं, इंट्रोगेटिव ही अलग बताए हैं, लेकिन यहां पे निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ हम लोग को बनाना है। वो नकारात्मक भी रहेगा और उसमें कर्ता के पहले क्या भी रहेगा। देखिए उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसका नियम होता है पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। देखिए निगेटिव हो गया नहीं है तो, और शुरू में क्या है तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। तो शुरू में देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है आपका मैं है, सब्जेक्ट इसमें आपका मैं है, और शुरू में क्या है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। मैं क्या क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और पढ़ना का मीनिंग हो जाएगा रीड। पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड। डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड। एक और एग्जांपल इसका ले लीजिए, क्या वह नहीं पढ़ती है, क्या वह नहीं पढ़ती है। देखिए ये आपका एग्जांपल एक हो गया, ये एग्जांपल दो, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ती है, तो वह, यह भी थर्ड पर्सन का आ गया सिंगुलर नंबर, वह यानी कि सी। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है तो डज, पढ़ती है, देखिए स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो जब स्त्रीलिंग का बोध कराएगा तो वह क्या हो जाएगा आपका, क्या सी, नहीं है तो नॉट, और पढ़ना के रीड। डज सी नॉट रीड, यह आपका हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बनाने का नियम, क्वेश्चन वर्ड बनाने का नियम। तो क्वेश्चन वर्ड बनाने के नियम में सबसे पहले होता है आपका क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हो जाएगा डू डज, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और यहां पे कोष्ट में हम नॉट लिखेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, कुछ निगेटिव भी होता है और कुछ निगेटिव नहीं भी होता है। तो सब्जेक्ट बाद कोष्ट में नोट कर देंगे, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह। इसलिए कोष्ट में नोट को करेंगे कि अगर निगेटिव रहता है तो नोट का यूज करेंगे, अगर नहीं रहता है तो नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल, क्वेश्चन वर्ड बनाने का नियम है आपका, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट, और कोष्ट में नोट डालेंगे V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग उसे कहते हैं जिसे प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, जिसे प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। जी समझ लीजिए, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, ये सब जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, ये सब जो हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल, मैं क्यों पढ़ता हूं,
यहां पे कि मैं क्यों पढ़ता हूं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं क्यों पढ़ता हूं, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले तो यहां क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड है बाबू मेरा क्यों, क्या, क्यों, तो क्यों का हो जाएगा आपका क्या, वाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज का प्रयोग करना है, तो अब देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है आपका मैं का होता है आई, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का, तो क्या हो गया वाई, यहाँ पे मैं है तो यहाँ पे डू लगेगा, और मैं के क्या हो जाएगा, आई, और पढ़ना के रीड, व्हाई डू आई रीड, क्यों का वाई हो गया, सब्जेक्ट मेरा मैं है यानी कि आई है, तो इसमें डू लगेगा, और मैं के हो जाएगा आई, और पढ़ना के रीड। अब देखिए अगला एग्जांपल देख लीजिए, वह क्यों नहीं पढ़ती है। अब देखिए इसमें आपका निगेटिव भी हो गया, क्वेश्चन वर्ड भी हो गया और निगेटिव भी हो गया, कि वह क्यों नहीं पढ़ती है, वह क्यों नहीं पढ़ती है, तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा आपका वाई। वह देखिए वह है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वाई डज, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है वह, यहां पे आपका सी हो जाएगा, नहीं है तो नॉट, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखे कोष्ट में नॉट, इसलिए उसको कोष्ट में किए थे कि अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, तो सब्जेक्ट बाद हो जाएगा नॉट और पढ़ना का मीनिंग हो जाएगा आपका रीड। ये हो गया आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड बनाने का नियम। यहां आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया।